नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साई गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है असेसमेंट 5, RSCT में पांचवा असेसमेंट, जो कि डिजिटल भुगतान पर आधारित है। उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पांचवा असेसमेंट है डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स, मतलब डिजिटल भुगतान के तरीके। आजकल प्रचलन है डिजिटल भुगतान का, जैसा आपने सुना होगा। आजकल कहीं भी पेमेंट के लिए कैश रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम ऐप है, बड़ी हेल्प है, जियो मनी है, एयरटेल मनी है, फोन पे है, आप इनसे भी पेमेंट डायरेक्ट मोबाइल से भुगतान कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास पहले से कई संसाधन मौजूद थे, जैसे नेट बैंकिंग है। अगर आपका बैंक में खाता है और आपने नेट बैंकिंग सुविधा ले रखी है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग भी है। अगर आप हर जगह आपका लैपटॉप कैरी नहीं करते तो मोबाइल में भी आजकल हर बैंक के ऐप है। आप उन ऐप से भी आप किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के भी खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इसके से भी पेमेंट होता है। इन्हीं सब तरीकों को बोलते हैं डिजिटल पेमेंट, यानी आप जो कैश के अलावा जो पेमेंट करते हो वो सारे डिजिटल पेमेंट के माध्यम है। तो आज इसी टॉपिक पे हम विस्तार से पढ़ने वाला है। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करते करते हम जो भी टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपका जो असेसमेंट होगा, हम जो इसके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन, उसी में से आपके इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। भामाशाह सक्षम बैंक खाता यानी भामाशाह इनेबल्ड बैंक अकाउंट की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी? तो आपको जानकारी होगी, भामाशाह योजना राजस्थान सरकार ने 2008 से की थी। तभी से ये भामाशाह योजना चल रही है, जो भी भामाशाह योजना का नाम बदल के जन आधार हो गया है। ठीक है, तो भामाशाह योजना 2008 से चल रही है। डिजिटल वॉलेट्स एंड पेमेंट्स, डिजिटल भुगतान के तरीके। तो जैसा आपको बताया कि सारे जो आपको नीचे लोगो दिए गए, ये सारे डिजिटल भुगतान के तरीके हैं। पेटीएम हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, भीम यूपीआई हो सकता है, बड़ी हेल्प जो एसबीआई का ऐप है वो हो सकता है, जियो मनी हो सकता है, मोबीक्विक हो सकता है, ठीक है, फोन पे हो सकता है। ठीक है, ये सारे डिजिटल भुगतान के तरीके हैं। इसके अलावा कुछ ये है जो बैंकिंग सिस्टम देती है। ठीक है, बैंकों के जरिए भुगतान, जैसे बैंकों में डिजिटल भुगतान के क्या तरीके हैं? डेबिट कार्ड्स, आपके पास जो एटीएम कार्ड होता है उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है, बाकी जो आपका एटीएम कार्ड है उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है एटीएम कार्ड जैसे ही होता है, यदि आपके बैंक के खाते में पैसे नहीं है तो भी बैंक आपको कुछ लिमिट देता है, यानी कुछ एक तरह से आप लोन समझ लीजिए या क्रेडिट समझ लीजिए। किसी के 40,000 50,000 जैसी आपकी बैंक खाते की क्षमता है, उसके आधार पर आपको कुछ लिमिट मिलती है। उस लिमिट तक आप पैसा आपके खाते में नहीं होते हुए भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये पैसा आप कहाँ खर्च करते हो? कोई भी आप बिल भरने में, है ना, ऑनलाइन सामान खरीदने में, तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप सामान खरीद सकते हो। क्रेडिट कार्ड से ये होता है कि एक बार आपका क्रेडिट कार्ड से भुगतान हो जाता है, फिर आपको वही भुगतान बैंक द्वारा दिए गए समय में, जो होता है 30 से 50 दिन, उसमें आपको बैंक को वापस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से डिजिटल पेमेंट का तरीका है। और डेबिट कार्ड आपका एटीएम कार्ड है, जितना भुगतान होगा उतना ही आप सामान खरीद सकते हो, या उतने का ही पेमेंट आप बिल पेमेंट आप डेबिट कार्ड से यानी कि आपके एटीएम कार्ड से ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। तीसरा है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे ही आपका बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड अगर ये आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। और मोबाइल बैंकिंग, जैसा नेट बैंकिंग की सुविधा है वैसे ही आपको मोबाइल ऐप पे सुविधा दी होती है हर बैंक के द्वारा। उस बैंक के ऐप द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो, वो सुविधा मोबाइल बैंकिंग कहलाती है। ठीक है, आजकल डिजिटल जमाने में कई फ्रॉड की भी आशंका होती है। जैसे आप डेबिट कार्ड से भुगतान कैसे किया जाता है? डेबिट कार्ड से भुगतान करने के लिए आपको डेबिट कार्ड का नंबर यानी कि एटीएम नंबर पता होना चाहिए, जो उसके पीछे 3 डिजिट का सीसीवी नंबर होता है वो पता होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट ये पता होनी चाहिए। अगर ये आपको जानकारी है, या आप उसको ये जहां भी आपको फिलअप करना है ये जानकारी देकर आप कोई भी पेमेंट आप किसी किसी और को पेमेंट कर सकते हो, या कहीं से आप सामान भी मंगवा सकते हो। ठीक है, फ्रॉड ये होता है कि कई लोग आपको बैंक वाले बन के फोन करते हैं और आपसे मांगते हैं कि भाई आपका डेबिट कार्ड नंबर क्या, हम बैंक से बोल रहे हैं। तो ऐसी जानकारी आपको किसी भी अनऑफिशियल व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, और फोन पे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बैंक आरबीआई कहता है आपसे ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी फोन द्वारा नहीं मांगी जाती। ठीक है, और कई बार जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, सो साइबर हैकर्स टाइप होते हैं,
जो ये साइबर क्राइम करने वाले हैं, जो आपसे फोन पे डेबिट कार्ड की डिटेल भी मांगते हैं, साथ में ओटीपी भी मांगते हैं, जिससे वो आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो 1 मिनट में खाली करने की क्षमता रखते हैं। तो आप लोग इससे बच के रहिए। कोई भी प्रकार का बैंक से फोन आए या ओटीपी मांगे तो आपको नहीं देना। आजकल आधार कार्ड से भी फ्रॉड होता है, क्योंकि आधार से आपका पैसा निकलता है। तो आपको अनछाई जगहों पे कहीं पर भी अपना बायोमेट्रिक नहीं देना है। जहां भी बायोमेट्रिक दो, आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज के लिए बायोमेट्रिक दे रहे हो। आपका बायोमेट्रिक लगते ही आपके आधार लिंक अकाउंट पे, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस भी आता है कि आपका बायोमेट्रिक कहाँ पे यूज हुआ। तो इसमें आपको हमेशा सचेत जागरूकता रखनी है। कई लोगों की जानकारी के अभाव में कई ई मित्र वाले या कई बैंक बीसी वाले इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो आपके खाते से पैसा भी निकाल सकते हैं आधार लिंक से। ठीक है, इसलिए आप जब भी आपका ओटीपी देवे या आपका अंगूठा देवे बायोमेट्रिक में, तो विशेष इस बात का ध्यान रखें कि वो किस ऐप पे डाउनलोड आपका अंगूठा लग रहा है। हो सकता है वो बैंकिंग ऐप पे हो, जिससे आपके पैसे निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम डिजिटल भुगतान के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है जहां पे कुछ पेमेंट किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए पेमेंट का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक गोला दिया हुआ है। नीचे है डेबिट कार्ड, यहाँ पे भी गोला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेट बैंकिंग, ठीक है, यहाँ भी गोला दिया हुआ है। तो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे कि इसमें किस टाइप का भुगतान हो रहा है। तो देखिए, अगर हमको डेबिट कार्ड से भुगतान करना है तो यहाँ पे जहाँ पॉइंट दिया वहां पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली डिटेल भरनी है। ठीक है, सेम डिटेल आपको क्रेडिट कार्ड में भी भरनी पड़ती है। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी ये जो बिंदु दिख रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप नेट बैंकिंग से भुगतान करना चाह रहे हैं तो आपको नेट बैंकिंग के आगे गोला दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार से भुगतान हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे डेबिट कार्ड से भुगतान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आपको गोला दिख रहा है और डेबिट कार्ड का ऑप्शन पूरा खुला हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ डेबिट कार्ड से कैसे भुगतान होता है। डेबिट कार्ड से इस टाइप से भुगतान होता है। डेबिट कार्ड पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका कार्ड जिस टाइप का भी है, डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड टाइप, मतलब जैसे वीजा का कार्ड है, रुपए का कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये जो आपको नाम दिए हुए हैं, तो ये जैसे ये कार्ड दिया हुआ है वीजा मास्टर कार्ड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कार्ड का नाम, कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है, और मैंने आपको बताया सीसीवी नंबर एक एटीएम पे लिखा था वो डालना पड़ता है। वो डालने के बाद आपका पेमेंट पूछेगा कितना पेमेंट करना है, और वो पेमेंट आगे वाली कंपनी को या जहां भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी को भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल जरूरत है। तो आपको ये डिटेल किसी को भी शेयर नहीं करनी है। आप सबके घरों में आपके पेरेंट्स के या आपके नाम का एटीएम होगा, आपको वो एटीएम भी संभाल के रखना है। अगर कोई एटीएम की फोटो कॉपी भी करवा लेवे, उसका फोटो भी खींच लेवे, तो भी ये जानकारी उसके पास आ जाएगी और वो आपके बैंक खाते से फ्रॉड कर सकता है। हालांकि बैंक वाले बड़े अमाउंट के लिए ओटीपी सिस्टम रख रखा है, लेकिन कई छोटे अमाउंट बिना ओटीपी के भी होते हैं। और आजकल कार्ड भी ऐसा आ गया है जो मतलब बिना टच हुए भी दूर से भी वो स्वाइप हो जाते हैं। 2000 तक का भुगतान उस मशीन पे टच किए बगैर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको आपके कार्ड्स भी संभाल कर रखना है कि ऐसी वैसी जगहों पे नहीं रखे कि आप इस जेब से कोई भी कार्ड लेके जाए और उससे आपका भुगतान कर देवे। एक बार आप उस कार्ड की कॉपी करके किसी के पास आ गई तो भी ये जानकारी उसके पास आ जाती है। ठीक है, तो आपको अपना एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी को भी नहीं देना है। ठीक है ना, ये आपको सिक्योरिटी रखनी है ऑनलाइन के जमाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी पे क्या क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। इसी पे क्वेश्चन अपना बनता है कि नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल है, यहाँ पे टिक किया हुआ है डेबिट कार्ड पे, तो ये डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ टिक किया होता तो क्रेडिट कार्ड से होता, यहाँ होता तो नेट बैंकिंग से होता। तो इसका सही जवाब होगा डेबिट कार्ड। ठीक है, इस प्रकार से इसके सामने आपका ऑप्शन आएंगे। हालांकि आपको इतना समझ में आ गया है कि ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड हमारा सही है क्योंकि डेबिट कार्ड पे टिक किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण है, निम्न उदाहरण है। ये आपके सामने कुछ लोगो दिए, फ्री चार्ज है, पेटीएम है, बड़ी है, भीम है। ये किसके उदाहरण है? मैंने आपको बताया था ये आपके मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। यानी मोबाइल वॉलेट वो है कि आप मोबाइल से किसी को भी भुगतान कर सकते हो इन एप्स के जरिए। ठीक है, आप पेटीएम में बैलेंस रख सकते हो और मोबाइल से भुगतान कर सकते हो, या पेटीएम आपके बैंक खाते से भी आगे वाली पार्टी को भुगतान कर सकता है। फ्री चार्ज भी एक टाइप का वॉलेट है, आप अपने बैंक से फ्री चार्ज में कुछ पैसा रख सकते हो और फ्री चार्ज से आप फिर किसी में भी रिचार्ज आप कर सकते हो। भीम भी ऐसा यूपीआई ऐप है, ठीक है, जो आपके बैंक खाते से लिंक होता है। और बड़ी ये एसबीआई का ऐप है। ठीक है, तो ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। अब देखिए अगली स्क्रीन, देखिए यहाँ भी वैसा ही स्क्रीन है जैसा आपको भुगतान का बताया था। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है,
जिस पे टिक नहीं किया हुआ, या डेबिट कार्ड है उस पर टिक नहीं किया हुआ। तीसरा है नेट बैंकिंग, यहाँ पे देखिए टिक किया हुआ है, जिससे ऑप्शन खुला है कि कौन सी बैंक से आप भुगतान करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमको साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे नेट बैंकिंग, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे नेट बैंकिंग लिखा हुआ है। तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग से किया जा रहा है। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन उसी के आधार पर है। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो मैंने जैसा आपको पहले स्क्रीन पे दिखाया कि यहाँ पे नेट बैंकिंग पे गोला किया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है। नेट बैंकिंग में कौन से बैंक से भुगतान का उसकी लिस्ट खुली हुई है, इसलिए ये जो है भुगतान वो नेट बैंकिंग से किया जा रहा है। तो इसमें आंसर सी सही है, नेट बैंकिंग से पेमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान के माध्यम है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है डिजिटल भुगतान के क्या क्या माध्यम है। तो हम देख पा रहे हैं डेबिट कार्ड यानी जो आपका एटीएम कार्ड है उसके हिसाब से, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से। तो इसमें दिए हुए सभी है, इसमें डी ऑप्शन सही है, दिए हुए सभी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णित चित्र किस योजना को दर्शाया गया है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो आपको लोगो, आपके अगर घर में पुराने भामाशाह कार्ड बने हुए हैं तो उन पे ये चिन्ह आपको दिख रहा था। ठीक है, तो ये भामाशाह कार्ड का चिन्ह है जो राजस्थान सरकार ने शुरू की थी योजना, वसुंधरा सरकार ने शुरू की थी 2008 में। तो ये एम्पावरिंग वुमन यानी महिलाओं के नाम से भामाशाह कार्ड होता था, जिसमें मेन हेड होती थी महिला, उसके अलावा उसके परिवार के सदस्यों की उसमें लिस्ट होती थी, सूची दूसरे भाग में। तो इस योजना का नाम है भामाशाह योजना। तो इसमें हमारा आंसर होगा भामाशाह योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो आपको मशीन दिख रही है ये आपको आमतौर पे कई दुकानों पे, शॉपिंग सेंटर में दिख जाएगी कि जहां आप अगर कैश देना नहीं चाहते तो आप एटीएम को डायरेक्ट स्वाइप कर सकते हो। आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, किसी को भी कार्ड को इस मशीन में स्वाइप कर सकते हो। पेमेंट उसमें टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका पिन नंबर मांगा जाएगा। आप अपना पिन नंबर देके आपके बैंक खाते से सीधे उस दुकानदार को या उस कंपनी को पेमेंट, उस मॉल वाले को पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये इस मशीन का क्या नाम है, इस मशीन का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। इसको हम पॉस मशीन भी कहते हैं शॉर्टकट में, पॉस मशीन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यानी आपको किसी दुकान में, किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी भुगतान करना है तो आपका एटीएम कार्ड इसमें स्वाइप किया जाएगा और फिर 4 डिजिट का पिन नंबर डाला जाएगा, वही पिन नंबर जो आपका एटीएम का पिन है, और उसके बाद अमाउंट डाला जाएगा। उसके बाद आपको इसमें से रिसिप्ट निकलेगी, जो एक रिसिप्ट आपको दी जाएगी, एक रिसिप्ट जो मर्चेंट है यानी जो दुकानदार है वो खुद रखेगा, और इसका भी मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है कि इतना पैसा आपके बैंक से कट गया। इसमें भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है कि आपके एटीएम के क्लोन होने की संभावना है। क्लोन यानी वो डुप्लीकेट होना या उसकी कॉपी उनके पास रखना। तो आपको अपना एटीएम अपने पास ही रखना चाहिए, खुद ही स्वाइप करके खुद ही अपनी जेब में रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई। तो ये अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है। यानी ऑनलाइन जो बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पासवर्ड, केवल पासवर्ड, या यूजर आईडी और पासवर्ड, या यूजर आईडी और यूजर नेम, या इसमें से कोई नहीं। तो हर कोई भी आप इंटरनेट पर कोई भी आप लॉगिन करोगे तो उसमें 2 चीजें नेसेसरी है, एक तो आपका यूजर आईडी और एक पासवर्ड। यूजर आईडी और यूजर नेम एक ही बात है, कुछ कहीं जगह यूजर नेम कहते हैं या यूजर आईडी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। तो यूजर नेम और पासवर्ड ये जरूरी है, यानी ऑप्शन बी सही है। मतलब ये दोनों एक ही चीज है, यूजर नेम और यूजर आईडी। एक तो यूजर आईडी चाहिए और दूसरा पासवर्ड चाहिए, तो आप नेट बैंकिंग का उपयोग कर पाओगे। ठीक है, केवल पासवर्ड से भी नहीं कर पाओगे और केवल यूजर आईडी यूजर नेम से भी नहीं कर पाओगे, पासवर्ड भी चाहिए, यूजर नेम भी चाहिए, यानी यूजर आईडी भी चाहिए। तो इसमें बी आंसर सही है, यूजर आईडी और पासवर्ड। इसमें बी आंसर सही है, यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक क्यूआर कोड है। आजकल हर जगह दुकानों में, शॉपिंग मॉल में ये क्यूआर कोड लगा होता है,
भले पेटीएम का हो, गूगल पे का हो या फोन पे का हो। यानी क्यूआर कोड से आपको बिना अकाउंट नंबर टाइप किए, बिना मोबाइल नंबर टाइप किए, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करा सकते हैं। आपके पास जो भी वॉलेट है, यानी आपके पास पेटीएम है, फोन पे या किस चीज का क्यूआर कोड है, ठीक है, तो आप क्यूआर कोड से स्कैन करा सकते हो। आपका जो भी वॉलेट है उससे लिंक हो जाएगा और आपका पेमेंट उस दुकानदार में या उस मर्चेंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, आप जो भी पेमेंट डालोगे वो। तो इसको क्यूआर कोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन है बार कोड, आईटीजी के कोड, क्यूआर कोड। बार कोड क्या होता है? लाइनें लाइनें जो होती है, आप हर प्रोडक्ट पे देखो लाइनें लाइनें बनी हुई होती है, जो दुकानों में उसका आधार बिल करता है वो बार कोड कहलाती है, ठीक है ना। आईटीजी का कोड हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के लिए सेंटर कोड होता है, जो गवर्नमेंट से मान्यता कोड है, जैसे हमारा कोड है 65290018। और क्यूआर कोड ये जो आपको दिख रहा है ये क्यूआर कोड है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा क्यूआर कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विसेज किफायती तरीकों से अफोर्डेबल मैनर से पहुंचे इस योजना को क्या कहते हैं? इस योजना को कहते हैं जन धन योजना। भारत सरकार ने एक जन धन योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से ये सारी सर्विसेज एक वेल मैनर्स में या अफोर्डेबल मैनर्स में कस्टमर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसमें जन धन योजना सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपको जो चिन्ह दिया गया है रुपए, ये आपने देखा होगा आपके पास सरकारी बैंक का अगर एटीएम कार्ड है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या एसबीआई बैंक है, तो उस बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर रुपए का एक साइन होगा। जैसे कई प्राइवेट बैंकों के पास वीजा, ठीक है, या मास्टर कार्ड का होता है एटीएम, तो वैसे रुपए होता है। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इंडिया की जो संस्था है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा ये रुपए कार्ड बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपके जो आरएससीआईटी की जो मेन एग्जाम है, मुख्य एग्जाम, थ्योरी एग्जाम जो आपके स्कूलों में होगी, उसमें भी कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट, आप इसको विशेष नोट कर लेवे, पढ़ लेवे, इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेवे, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी कॉर्पोरेशन ने ये रुपए कार्ड बनाया है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भुगतान निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा होता है? अब जहां डिजिटल पेमेंट की बात चल रही है तो उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तभी कस्टमर इसे यूज करेंगे। तो इससे देखिए इससे क्या लाभ है। इसका आंसर पहले से आपको पता है कि दिए गए सभी है। अब दिए गए सभी क्या है वो देख लेते हैं। कम समय की लागत, यानी आपका टाइम कम जाता है। यदि आपको मैनुअली बैंक जाना पड़ता था, आप देख पा रहे हैं कि कई बैंकों में कितनी भीड़ होती है। जैसे हमारे सरकारी बैंक एसबीआई है, तो भीड़ होती है बहुत सारी, ठीक है। कि व्यक्ति को 2-2 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, समय देना पड़ता है, अपने घर से बैंक तक जाना पड़ता है। तो वहीं ऑनलाइन बैंकिंग है जो आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से हो सकती है। तो उसमें कोई समय नहीं, जब भी आपको बैंकिंग करने का मन किया, आपने अपना कंप्यूटर चालू किया और आप बैंक की साइट पे पहुंच गए, तो समय कम है। दूसरा फायदा है कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग। अब देखिए ऑनलाइन बैंकिंग में कोई समय की लिमिटेशन नहीं है। आप अगर किसी मैनुअल बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे 10 से 3 बजे तक का टाइम होता है, उसी टाइम में आपका लेन देन होता है। उसके बाद आपका लेन देन नहीं होता, सैटरडे संडे लेन देन नहीं होता, हॉलीडेज को नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आप संडे हो या मंडे हो, रात के 10 बजे हो, 12 बजे हो, कभी भी सुबह के 6 बजे, कभी भी आपके मोबाइल पे आप ऑनलाइन बैंकिंग में आपकी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी सुविधा है घर बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य कई सेवाओं का लाभ देना। आजकल बैंकें हमको घर बैठे केवल पेमेंट निकालना, ट्रांसफर करना, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज देती है। जैसे आपको कोई भी आपका बिल, आपका लाइट बिल भरना हो, आपको मोबाइल में रिचार्ज कराना हो, आपको कोई ट्रेवल टिकट खरीदना हो, आपको रेलवे का टिकट बुक कराना हो, ये सारे काम भी आपके ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अवेलेबल है। यानी अगर आपने नेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखी है तो आप घर बैठे आपके मोबाइल के, आपके डिश टीवी के रिचार्ज कर सकते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो, आपका टेलीफोन बिल भर सकते हो। ऐसे कई पेमेंट्स की सुविधा भी इसमें है। एलआईसी की किस्त भर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन बैंकिंग से फायदा है। तो ओवरऑल इसमें ये तीनों फायदे मौजूद है। दिए गए सभी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? अब पीएमजेडीवाई क्या होता है? इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका अपन पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें भी दिए गए सभी आंसर है। इसका आंसर डी सही है। जो आपको एबीसी ऑप्शन है, तीनों सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये तीनों लाभ है। पहला लाभ है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा,
दूसरा लाभ है 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, और तीसरा लाभ जो है वो 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना में अगर आपका बैंक खाता है तो उसमें कुछ नियमों के तहत आप 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके खाते में 5,000 नहीं है, फिर भी आप 5,000 उठा सकते हो, वापस बैंक को भर सकते हो। ये ओडी की सुविधा है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, यानी किसी भी प्रकार से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपके जो भी नॉमिनेट व्यक्ति है, ठीक है, या आप पे जो भी डिपेंडेंट है, मतलब आपका जो वारिस है, उसको 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी घटना में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल में डेथ, नेचुरल नहीं, भाई अचानक कुछ हो गया, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरा फायदा है कि 30,000 रुपए का जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों अलग है। दुर्घटना बीमा में केवल असमय मृत्यु पे लाभ मिलता है, यानी अचानक कुछ हादसा हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ भी प्रकार का ऐसा हो गया हादसा जिसमें आपकी मौत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं दुर्घटना बीमा। ठीक है, दुर्घटना खाली एक्सीडेंट से संबंधित नहीं, कुछ भी अचानक होना, अचानक मेरे सांप ने काट लिया हो, अचानक कहीं गिरने से मृत्यु हो गई हो, तो वो सारा दुर्घटना में आता है, तो 1 लाख रुपए मिलता है। और जीवन बीमा मतलब क्या होता है कि लाइफ एंड होने के बाद, जैसे आप कोई भी व्यक्ति जिसका इस पे पीएमजेवाई में आपका है खाता, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर आपने बैंक में खाता खोला है, और फिर आपकी किसी की एज हो गई और एज के बाद वो किसी बीमारी से मर गया व्यक्ति, ठीक है, वो उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ, तो भी 30,000 रुपए मिलेंगे, तो भी 30,000 रुपए का कवर मिलेगा। तो इसमें तीनों लाभ होंगे, अचानक मृत्यु पे 1 लाख रुपया, और नेचुरल डेथ पे, यानी जब भी समय होता है उस समय डेथ पे 30,000 रुपए। तो दिए गए सभी इसमें लाभ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, इसमें पूछा है कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमको पता है मोबाइल वॉलेट पेटीएम है, एसबीआई बड़ी है, भीम है, यानी जो भी आपके मोबाइल में पेमेंट की सुविधा रहती है उसको बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। लेकिन क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं है, कि क्रेडिट कार्ड अलग से एटीएम कार्ड जैसे कार्ड होता है जिसका आपको नेट बैंकिंग में उसके कार्ड की डिटेल भर के उससे भुगतान करना होता है, यानी एक क्लिक से क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सारे मोबाइल वॉलेट है, मतलब पेटीएम में पैसा पड़ा रहता है, एसबीआई में पड़ा रहता है, भीम ऐप में पड़ा रहता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का आपको जैसे मैंने बताया था नेट बैंकिंग जैसे उसको मैनुअली डालना पड़ता है, मतलब उस कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है, तब जाके वो आप भुगतान कर सकते हो। तो इसमें मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चन एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम देने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन जो डिजिटल बैंकिंग वाले 1 या 2 क्वेश्चन मेन आपके आरएससीटी की मुख्य परीक्षा में भी आते हैं, इसलिए अगर नोट किए होंगे और इसी चैप्टर को बार बार 2-3 बार घुमा घुमा के देख लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी आपको, जो आपके मेन एग्जाम में भी काम आएगी, और ये जो असेसमेंट टेस्ट है इसमें भी काम आएगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जो नीचे क्लिक बटन दिख रहा है, साई गुरुकुल लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आसपास आपको वीडियो के थंबनेल दिख रहे हैं उनको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।